वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं वेक अप पाकिस्तान में। और ब्रेक से पहले हम कुछ अहम टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे, ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से। वो हम आगे सेगमेंट में बात करेंगे। फ़िलहाल जो हमें बहुत क्वेरीज वसूल हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा है लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग कराची में कोई नई बात नहीं है, काफ़ी अरसे से कराची के अवाम इसका शिकार है और कराची में 8 से 18 घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग देखने में आ रही है। कुछ दिनों पहले जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से एहतजाज किया गया कि उनको पढ़ने में कितनी मुश्किलात का सामना है। इस शदीद गर्मी में वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, 8 से 18 घंटे। इट्स नॉट वेरी एग्जैक्टली, दैट्स नॉट नॉर्मल। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शहर कराची के अंदर वैसे ही मसाइल जो हैं वो इतने सारे हैं कि यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, ख़ासतौर पे पीक सीज़न के अंदर लोड शेडिंग का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्लस ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कई सालों में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि पानी का मसला है। शहर कराची में पानी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ना जाने कभी ये मसला हल होगा। उसके साथ साथ अगर लोड शेडिंग भी हो और ये सारे मसाइल हों तो फिर लोग कहाँ जाएं। और यासिर, कराची वो शहर है जो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जब उसको बेसिक ही वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्या तरक्की करेगा। हमने देखा कि अभी आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बच्चों की तालिब इल्मों की तरफ से एहतजाज इतना रिकॉर्ड कराया गया क्योंकि वो इस शदीद गर्मी में पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाए। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना खराब हो गया था और दूसरी जानिब जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बच्चों को सेंटर्स के अंदर बिजली का ना होना, पानी का ना होना, इस तरह के जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर आप सोच सकते हैं बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो आपके सामने है। कुछ जगह पे अभी भी एग्जामिनेशन जारी है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। ये तो एक अलग टॉपिक है जिसकी अभी आपने निशानदेही की कि एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट ये कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त बना हुआ है शहर कराची के लिए वो लोड शेडिंग है। तो आज पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर इदारे की जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात होगी कि बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं, एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, मैं आगे चल के उसका भी तस्करा करूँगा। बट ये कि इसके ऊपर जो इकनॉमिक हब है, जैसा भी हमारा कह रही थी, तो इसके अंदर अगर लोड शेडिंग 8 से 18 घंटे की होगी और जो कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा। आमिर रफ़ी साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, एक जानी पहचानी शहर कराची की शख्सियत हैं, मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं, निजी भी मसरूफियात हैं, तंजीमों के साथ वाबस्तगी है। बिज़नेस फोरम एक आपने पाक इंटरनेशनल बिज़नेस फोरम जो है वो बना रखा है और इसके अलावा जिना टाउन से भी आपकी वाबस्तगी है, कोऑर्डिनेशन उसकी आप स्टिल देख रहे हैं, उसके हवाले से भी। तो आमिर रफ़ी साहब को मैं वेलकम करूँगा। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब राहिल अशर साहब जो कि एक एनालिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे इशूज़ पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, खासतौर पर रियल इस्टेट के हवाले से। मगर ये कि शहर कराची में क्योंकि काम करते हैं और शहर कराची में रहते हैं तो यहाँ के मसाइल से नबरदाज़मा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसको देख रहे हैं। आज उनसे बात की जाएगी। राहिल साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर साहब, मेरे ख्याल में इस पर सवाल क्या किया जाए, कितना और माजी में सवाल होते रहे हैं, ये सारे मामला डिस्कस जो है वो करते रहे हैं और आज इस हाल पर आ चुके हैं। अब तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो है वो पानी का भी क्राइसिस है, गैस की भी लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग भी हो गई, वो बच्चे जो छोटे थे वो बड़े हो गए, कुछ हमारी उम्र तक पहुंच चुके हैं। मगर ये कि मसाइल जो कि तू हैं अपनी जगह मौजूद हैं, क्या किया जा सकता है मज़ीद इसके ऊपर, ये ज़रा फरमाइए। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ मुझे स्टूडियो में अपने मदद किया है और चैनल 5 के प्लेटफॉर्म से आपने कराची की, जिसको कहते हैं ना, दुखती रख के ऊपर आज का ये मौजू है। और यहाँ की हमारे मर्द हजरात हों, चाहे वो जॉब करते हैं या कारोबार पे जाते हैं अपने, हमारी ख़वातीन हों या हमारे बच्चों के हवाले से आपने बात किया, हमारे नौजवान, हमारे तालिब इल्म जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ठीक है, हम कहते हैं रोशन मुस्तकबिल और हम उस मुस्तकबिल को अंधेरों में डाल रहे हैं। तो ये एक अलमिया है कि हम आदाद शुमार के गोरख धंधों से मुतासर करने की कोशिश करते हैं वक्ती तौर पर। बहुत खूब। और अभी एक मार्का गया, सब ने फोटो लगा के अपने आप को एक वॉशिंग मशीन के अंदर धोने की, अपनी नाअहली को, अपनी बदइंतजामी को, अपनी करप्शन को, उसको जो है वो वॉश आउट करते हैं और निकल जाते हैं। जी। के इलेक्ट्रिक जो कि मादी में KEFC होती थी जी, अगर आप उसका अलमिया देखें तो देखें हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं होता। ऐसा ही है। अगर हम जायजा लें कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने जब से टेक ओवर किया है, एक तो वो मार्केट में सिंगल आउट है,
यानी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर हम के इलेक्ट्रिक के बजाय बिल्कुल ठीक कोई है। किसी दूसरे के ऊपर स्विच करना चाहें तो एक मोनोपोली है, वैसा ही। एक कार्टेल है, और वो नेपरा के साथ मिलकर और दीगर लोगों के साथ मिलकर उनको आशीर्वाद है जी। कि जिसके नतीजे के अंदर वो हमारे ऊपर जो है बम भी फाड़ते रहते हैं थोड़े अरसे में, और उसके बावजूद भी हमारे लोगों को जो है बिजली नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही ऐसा ही है, है। हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। और इस वक्त हम जो पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन भी कर रहे हैं अपनी पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम जी। की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ बैसियत कराची के जनरल सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक के, है। कारोबार को चलने दो। जी। तो ये जो के इलेक्ट्रिक है कराची स्लोगन में, बन चुका है कारोबार को चलने दो, हम इसके लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं चलने दिया जा रहा। नहीं चलने दिया। तो हमारे ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा कंसर्न, इंडस्ट्री हो, आपके रिटेलर्स हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, इस वक्त सब परेशान हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। 50 की एजेंसियां हैं, और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो कि इस वक्त जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर किसी दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है। शहर हाँ, कराची के अंदर। देखिए आज का दौर कंपटीशन का दौर है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिजली से वाबस्ता है, सही है, पावर सेक्टर से वाबस्ता है, एनर्जी से वाबस्ता है। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लोकल इंडस्ट्री करनी है, आपने रिटेल आउटलेट्स करनी है, आपने होम इंडस्ट्री चलानी है, कॉटेज इंडस्ट्री चलानी है, So connected ये है। सब जो है वो एनर्जी से आपके जो है वो कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा अलमिया चल रहा है कि हमें जो है वो एक तो पावर जितनी कॉस्ट पे दिया जा रहा है, आप अंदाजा करें रीजन में सबसे कि महंगी रीजन में बिजली सबसे इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगी, यानी हमें जो बिजली इस वक्त चार्ज हो रही है वो जापान के प्राइस पर हो रही है, और एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान का भी मैं नहीं कहूंगा बल्कि कराची का दिया जा रहा है। ऐसा ही। कि जहाँ के ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इस वक्त जो है वो एक आम शहरी भी और कारोबारी भी उसको ऐसा लगता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारा तालिब इल्म है, वो ये सोचता है, जो आपने आज बड़ा अच्छा उसको शुरू में अपने हाईलाइट भी किया कि बच्चे जो है एहतजाज कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं जी। उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। तो हम अपने बेसिकली मुस्तकबिल के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती कर। और इसको हमें लम्हे फिक्रिया के तौर के ऊपर ठीक है। हमें इसको जिसको कहना Emergency चाहिए basis इमरजेंसी पर, डिक्लेयर बिल्कुल, करके war footing के इस ऊपर काम मसले करना। को एड्रेस करना चाहिए। हमारी वफाकी हुकूमत हो, हमारी सूबाई हुकूमत हो, हमारे दीगर इदारे हो। आप ये देखिए इस वक्त जो है वो कराची के अंदर आपका इंडस्ट्री साइट का इलाका हुआ, आपका कोरंगी इंडस्ट्रियल का इलाका हुआ, आपका फेडरल एरिया का इंडस्ट्रियल, न्यू कराची का इंडस्ट्रियल, कराची के अंदर कोई 50 लाख से ज्यादा लेबर जो है इन इंडस्ट्रियों में काम करती है। तो उस लेबर को भी बिजली नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा तो वो जो स्किल लेबर होती जो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा ही है है। वो इसीलिए डिलीवर नहीं कर पा रही कि भाई वो एक क्राइसिस से गुजर के ऊपर वो जब इंडस्ट्री में वो कहीं अपनी सर्विसेज के लिए पहुंचते हैं तो उस काबिल नहीं होते ऐसा कि ही है। पोटेंशियल दे सके अपना। अच्छा, एक चीज और मैं हमारे यहाँ पे मेंशन करता जी। चलूं, जैसे भी आमिर साहब ने निशानदेही की ना, पूरी दुनिया में ना आपकी अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाता है, बिल्कुल। एनालिसिस किया जाता है, तो इसमें ह्यूमन एफर्ट को देखा जाता है कि उसकी एफर्ट की वजह से आपकी प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ है। जी। जब आपकी ह्यूमन एफर्ट के अंदर जब एक लेबर जो पूरी रात जाग कर सुबह काम करने के लिए जाएगा, प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही आपकी Down नीचे हो आना जाएगी, शुरू हो yes। जाएगी। तो फिर आप उसकी जो नेट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। फिर ये कि आपके यहाँ बिजनेस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दुनिया की सबसे महंगी बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इतनी हाई है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कैसे इंडस्ट्री फ्लरिश करे? जिस तरह आमिर साहब आपने क्राइसिस की बात की, ठीक है क्राइसिस है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लोड शेडिंग की बात हो, गैस की बात हो, तो लेकिन हम बिल्स दे रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स की मद में हम 9 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। तो इस तरह की टैक्स देना और उसके बाद भी हमें वसाइल नहीं मिल रहे, तो कराची की आवाम करे तो करे क्या? देखिए हमें जो है ना, आपका इतना वैलिड ये पॉइंट है कि ये कराची के मिसाल में हर फर्द की आवाज़ है, और कराची जो है ना वो आज मैं समझता हूँ कि सिस्कियाँ ले रहा है, रो रहा है। बिल्कुल ऐसे रोजाना सुबह उठते हैं और एक नए मसाइल, इस वक्त शहर जो है वो मोहनजोदड़ो के खंडराट का मंजर पेश करता है, और नाअहली और बदनिज़ामी की आला मिसाल है। बिल्कुल ऐसे, यानी इस वक्त जो यानी लोग परफॉर्मेंस बेस्ड अगर हम बात करें ना रियलिटी में, तो आप यूँ समझ लें कि इस वक्त नाअहली की मिसाल आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तो ऐसा लगता है शायद इस शहर को ओन नहीं करती। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास तो टाइम नहीं है कि इस शहर के अंदर आने के लिए, रहने के लिए। जी। तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ये शहर पूरा मुल्क चलाता है,
तो इस शहर के अंदर बड़ी कैपेसिटी है, आप इस शहर के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करेंगे, इस शहर को चलने देंगे, आपका मुल्क रन करेगा, पूरी इकोनॉमी का और इंजन चलेगा। आपका तो देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी है, अभी दुबई के अंदर और सारी गल्फ स्टेट के अंदर क्राइसिस है, ये इन्वेस्टमेंट, बल्कि आपके एक हमारे आज जो कुलीग बैठे हैं अशर साहब, राही अशर साहब, इन्होंने भी मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट जो बाहर नहीं जा सकती इस वक्त लग रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आप अंदाजा करें कि जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर वो यहाँ आती तो हम क्यों नहीं आई, इसीलिए नहीं आई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं है, यहाँ कराची के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत है, माफिया है, आपके यहाँ कब्जे हैं, आपके यहाँ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जालियां होती है, ये सारी चीजें जो है वो एक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक करती है। Exactly. लोग बिजनेस कम्युनिटी जो है अपने 2 पैसे भी कहीं लगाती है तो ठोक बजा के देखती है। बिल्कुल ऐसे ही, तो आज उसको के security इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो बहुत कंपटीशन है। आपका जो इस वक्त ताजिर है ना यहाँ पर जो काम कर रहा है, आप यकीन करें वो आपसे कोई आसमान से तारे तोड़ के लाने के लिए नहीं कह रहा। कोई ऐसी डिमांड नहीं है वो कि जिसको आपको पूरा ना बिल्कुल कह रहा है कि भाई हमें एक पीस दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दीजिए, दैट्स इट, हम काम कर लेंगे। आमिर साहब, इसके ऊपर एक और बात करते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से भी बात हो रही है, कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना फायदा होगा। पहले जरा राहिल अशर साहब की तरफ चलता हूं। राहिल साहब, जरा बात हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। बराह रास्त आपका ताल्लुक भी क्योंकि रियल एस्टेट के शोबे से भी है, आप उसको भी देखते हैं। अब इतने सारे चैलेंजेस होंगे, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले आपके पास, जैसे कोविड में आपको याद होगा, अपॉर्चुनिटी थी, पूरी दुनिया की मार्केट बंद थी, टेक्सटाइल के ऑर्डर्स आए, आपकी दुनिया की सबसे महंगी बिजली थी, वो जो अपॉर्चुनिटी आप ड्रेस पर कर सकते थे वो आपने मिस कर दी। अगेन आपके पास रियल एस्टेट के अंदर दोबारा से एक चार्म पैदा हुआ है। ये जो पॉलिसीज़ जिसके ऊपर हम बात करते आए हैं कि जो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हुए हैं, टाइटनिंग रोज़ाना उसमें होती जाती है, कैसे पार्क होगी इन्वेस्टमेंट, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा? इसके ऊपर तो जरा बात हो जाए जी। देखिए, गवर्नमेंट को सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, पिछले साल की बात है, फील्ड मार्शल साहब कराची आए हुए थे, तो बिजनेस कम्युनिटी से बात की। एग्जैक्टली। तो रियल एस्टेट के और जो हमारे आबादकार के चेयरमैन, उन्होंने कहा जी $70 अरब ईयरली आपका दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है। आप रियल एस्टेट में आपने देखे IMF आपके ऊपर शर्तें लगाता है। अभी भी मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि जी आप रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा वो करें, इसके ऊपर टैक्स लगाएं। देखिए जितने टैक्स लगाएंगे, अब देखिए हम इस बिजनेस से हैं, मैं अगर किसी को कहता हूँ जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो कहते हैं कि जी आपके तो ये टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, फिर आपका गेन टैक्स है। अब शुक्र ये है कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, उसने फॉर्म 7E को इलीगल करार दे दिया। अब सारी बात ये कि जब तक आप देखें टैक्स का निज़ाम और वन विंडो ऑपरेशन नहीं करेंगे, देखिए हमारा इस फील्ड में इस वक्त बेशुमार ओवरसीज हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर हालात की वजह से नहीं कर सक रहे। वो कह रहे हैं यार आपके मुल्क में है कि हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं जो बाहर है, UK में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कतर, सब जगह हैं। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान आके क्या करेंगे, बताएं मुझे आप कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ जाएंगे तो इधर इतनी हमें रिश्वत देनी होगी, मतलब हर डिपार्टमेंट जो वो मुंह खोल के बैठा हुआ है। फिर उन्होंने बात की थी कि माजरत के साथ इस शहर को कोई ओन नहीं करता, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है, ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट करती है, ना हमारी प्रोविंशियल, ना माजरत के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है। राइट साहब, जिस तरह आपने ओन करने की बात की, हम अपने कल के सेगमेंट में ये बात कर रहे थे कि सिंध को स्पेशली कोई ओन नहीं करता। जब बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो भी वज़ीर-ए-आला आता है वो पंजाब को ओन करता है, जब भी वहाँ के हालात बेहतर हैं और चीज़ें काफ़ी बेहतर है। लेकिन सिंध में ये ओन क्यों नहीं करता? वैसे 1 लाख बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर है पंजाब में, इतना ये जितना आपको पोर्ट्रेट करके दिखाया, आप कंपेयर कराची से करते हैं ना, ये जैसे इसलिए हो जाता है, मगर 1 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। ये तो हमारी कंसीडरेशन में है ही नहीं ना, हम तो एजुकेशन को टेकअप ही नहीं करते। देखिए बेसिक नेसेसिटीज जो आपने बताई ना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, साहब कह रहे हैं आप कराची वाला लाहौर जाए जरा, एयरपोर्ट से उतरेगा उसको पता चल जाएगा कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। आप कराची में आए, देखें कराची में आए, आप एयरपोर्ट से निकलें, शारा फैसल देख लीजिए, आप बाकी जगह जाके अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी रोड का हाल है, वरना तो मैं कहता था ये तोरा बोरा है पाकिस्तान का। बिल्कुल, अगर आप ये मलिक कैंट से लेके सब्जी मंडी तक आए तो आपको 2-2.5 घंटे लगते थे, मतलब अजाब होता था इस रोड पे आना या ट्रैवल करना। तो देखिए जब तक मैं आपको कहूँ ना ओन नहीं करेंगे शहर को, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी, देखें मैं डिफेंस में रहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास थेफ्ट 0 है, 100% रिकवरी है, तो लोड शेडिंग नहीं। पर हमारा अलमिया क्या कि हमारे साथ आबादियाँ लगी हुई हैं, उधर लोड शेडिंग है, वो हमारे एरिया में या सिर्फ कुंडा लगाते हैं,
कुंडा लगाते हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि रात को 10:30-11 से लेके सुबह 3:30-4 तक लाइट नहीं होती। पीएमटी पे प्रेशर पड़ता है, पीएमटी ट्रिप करता है तो हम लोगों की लाइट चली जाती है। और माजरत के साथ बताऊं, के इलेक्ट्रिक के बंदों के नाम हमने उनके के इलेक्ट्रिक वालों को दिए कि जी ये बंदे मिले हुए हैं जो आके कुंडा लगाते हैं। देखिए मैं और आप सीढ़ी लगा के क्यों नहीं लगा सकते कुंडा, हमें पता नहीं किधर लगता है। देखिए के इलेक्ट्रिक जो है एक तरह का माजरत के साथ इंतहाई करप्ट डिपार्टमेंट है। इनकी अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस देख लीजिए। मैं एक और बात करूंगा, माजरत समझ में नहीं आता हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करना चाहती है। देखें कि सोलर पैनल्स आए, लोगों ने सोलर लगाना शुरू की। जैसे उन्होंने कहा इंडस्ट्री, मेरा इंडस्ट्री जाना होता है, 90% लोगों ने सोलर लगा लिए। अब क्या हुआ, पहले ये था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका यूनिट है उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता था। इस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, 47 रुपीज़ पर यूनिट है। सोलर से आप देंगे 10 रुपीज़। अब मेरे घर पे अगर सोलर लगा हुआ है, मैं एक महीने में 1000 यूनिट इस्तेमाल करता हूं तो मेरे 47,000 बिल बन गया। सोलर एक्सपोर्ट करने के बाद 10,000, तो मुझे तो 37,000 देना है ना। मुझे बताएं मुझे सोलर लगाने का फायदा क्या है। इस मुल्क में कोई कांस्टेंट पॉलिसी नहीं बनती है। आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाए सोलर को। देखें मेरी के इलेक्ट्रिक में जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा क्या हुआ, कहता जी हमारा रेवेन्यू ड्रॉप हो गया। इन्होंने नेबरा में, अब दूसरी एक और बात करूं, किस किस्म की वारदात करते हैं। सर्दियों में जब पता है कि जी ना स्प्लिट चलेगा ना पंखा चलेगा, गर्मियों के वक्त क्या जो होता है आपके यूनिट्स हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, वो हमारे ऊपर एक और तलवार लटका देते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी मेरे घर के यूनिट्स 350 to 375 थे। पता है बिल कितना था, 25 to 30,000। क्यों कि उसके ऊपर जो टैक्सेस थे और प्लस जो मुझे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़े। स्लैब सिस्टम भी बनाया है, प्रोटेक्टिव है, नॉन प्रोटेक्टिव है, अजीब अजीब। और देखिए पीक आवर्स हैं, चलें जी पीक आवर्स में हमने नोट किया हुआ है, हम तो अपनी ना माइक्रोवेव ना इस्त्री ना मोबाइल सब बंद कर देते हैं। पर सारी बात ये है ना कि आपने स्लैब्स रखे हुए हैं। दूसरा, आप गर्मियों में जो आप इलेक्ट्रिसिटी की 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपये 20 पैसे आप वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हैं, वो आपके बिल में रख कर आते हैं। देखिए जो बिल है मेरा, मैं आपको 3 महीने का बताऊं, 15-16 हज़ार, पर उसके ऊपर टैक्सेस वो मिला के 30,000 गया। कॉमन मैन क्या करेगा। देखिए कुंडा क्यों ना लगे, जब जिसके घर में हमारे पास जो आबादी 18 घंटे लाइट, वो 2000 में सारा दिन बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे 2000 दे रहा है, वो दे रहा है। देखिए इस मुल्क का मैं फिर कहूँगा कि खुदा के वास्ते इस शहर को ओन करना। ये शहर आपका जो है पाकिस्तान का रेवेन्यू शहर है। आखिरी बात जो आपने की ना 28वीं तरमीम की, उसमें एक ये भी आया पढ़ने में कि जी गवादर और कराची को वफाक के हवाले कर दें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। अगर वफाक चाहती है शहर को अपने साथ लेके चलने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ेगी, अब कोई उम्मीद नहीं बची। यासिर भाई, आईपीपी से जो जिन लोगों ने मुआहदा किया उनको अकाउंटेबिलिटी के लिए लाए ना सामने। फेडरल गवर्नमेंट कौन लोग थे कि जिन्होंने जो है वो करोड़ों लोगों को गिरवी रखा दिया पेमेंट की मद में आपने पेमेंट तो की है। ये चीजें, बात यही है कि अगर आप जो है एहतसाब नहीं करेंगे और कौमों को इस तरह गिरवी रखवा देंगे कि चंद लोग मुआहदा करके सिर्फ बिजनेस कार्टेल्स को या जो टाइकून्स हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक यूनिट जनरेट नहीं कर रहा है जी, और अरबों रुपए की पेमेंट्स जो है ना वो ऐसी कर रही है। आप ये देखें, ये अंधेर नकली लगी हुई है। मैं आपको यहाँ से इनकी बात से करूँ कि जी मैंने वो पढ़ा था, आपने नाम सुना होगा, हमारे एटमी साइंसदान है समर मुबारक साहब, उन्होंने कहा था कि जी मुझे 5 से 10 अरब रुपए दे दें, मैं ये जो थर्कोल है इस पे मैं लगाऊंगा और पाकिस्तान में 2-2.5 रुपए पर यूनिट बिजली पैदा करके दूंगा। ज्यादा सोर्सेज आपके पास है राइल साहब, मैं अब क्या अर्ज करूं, जहां पर आपके दुनिया में पाकिस्तान तो ये है ना जहां बिजली चाहिए। एग्जैक्टली हमारे साथ आप फारिसी कंट्रीज देख लें, मिडिल देख लें, वहाँ किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहरहाल जी। चलिए स्टेट लेवल पे भी कोई सादगी नजर नहीं आती, नहीं नजर आवाम से कहते हैं कि जी आप कुर्बानी दिए जाएं, मगर और IMF का जो यासिर भाई हमें जो बताते हैं ना कि IMF का कोई प्रेशर नहीं होता, ये लोग नेगोशिएट नहीं करते, ऐसे ही इनके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं है कि IMF होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए। वेल थैंक यू सो वेरी मच आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में एक बड़े आम इशू के ऊपर बात की, और ये टॉपिक ऐसा है घंटों इसके ऊपर बात हो सकती है, नतीजा तो खैर कुछ नहीं निकलना, लेकिन बात फिर भी की जा सकती है और बात करते रहेंगे, ये आपसे वादा है। बहरहाल जी हमारा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान।